चेक कर लेना एक बार गूगल पे कि घटे है कि नहीं घटे है। जी आशीष जी बोलिए। सर जैसे अभी रिसेंटली क्रूड का जो पर्टिकुलर रिसेंटली ट्रेडेड प्राइस है वो 8,000 के आसपास चल रहा है, मतलब यानी $100 के नीचे आ गया है। हाँ, 90 है ना, पहले $90 ये के नीचे। 108 रुपए तक चला गया था, तो क्रूड के रेट की वजह से हमारे रेट बढ़े थे पेट्रोल के। लेकिन अभी हाँ। परसों ही जब ये एकदम टूट के 99 आ गया तो सीधे 8% गिर गया। तो गवर्नमेंट ने भी 6 रुपए हाँ। घटाए हैं इसमें, कल इम्पोर्ट ड्यूटी पे कम किए हैं 6 रुपए। ओके। तो सर जैसे सपोज ये और नीचे आएगा, सपोज मान 70 60 70 बैरल के पास आ जाएगा, मतलब ये कम करेंगे सर, गवर्नमेंट कम करेगी या क्या फ्लैट रखेंगे? क्योंकि लास्ट में भी फ्लैट ही था, ज्यादा कुछ देखो चेंजेस नहीं करे थे। गवर्नमेंट क्या करती है, क्रूड ऑयल का कुछ नहीं पता कब 70 और कब 170। तो गवर्नमेंट जब 70 आती है तो गवर्नमेंट को फायदा होना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट एकदम से कम नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है पहले अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा लो, डॉलर बढ़ा लो, क्रूड ऑयल का स्टॉक बढ़ा लो, है ना। वो हमारे से पूरे लेती रहती है और अपने आप सस्ते में खरीदती रहती है। ठीक है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमने क्रूड ऑयल का रिजर्व भी पूरा कर लिया, अपने डॉलर भी पूरे कर लिए, अब हम ठीक है, और कांग्रेस थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेती है कि भाई तुमने रेट क्यों नहीं घटाए, तुमने रेट क्यों नहीं घटाए। जब गवर्नमेंट को लगता है अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। देखो गवर्नमेंट एक्चुअल में तो गवर्नमेंट ही है ना, उसे भी तो विपक्ष का ध्यान रखना है। अगर वो आपसे घटते समय पैसे नहीं बचाएगी तो बढ़ते समय आपको बढ़ने से कैसे बचाएगी। अभी इतने दिन तक सही। क्रूड ऑयल 110 रहा, गवर्नमेंट ने तो नहीं बढ़ाया था रेट। और एक एक दिन में कई कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है गवर्नमेंट को, एक दिन में सिर्फ। मेरे से गवर्नमेंट ने सुना 17 कुछ करोड़, 1700 हाँ करोड़ का पड़ेगा लॉस का। हाँ 17 लाख करोड़ का नुकसान पर डे है। तो गवर्नमेंट ने आपका एक महीने तक नहीं करा तो कितना रिजर्व कम हो गया हमारा। 800 मिलियन से 700 मिलियन पे आ गए। कहां से हुआ वो? ये पेट्रोल की वजह से तो हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब तेल का रेट गिरता है तो पहले अपना रिजर्व पूरा करती है, तब घटाती है धीरे धीरे। तब तक कांग्रेस हल्ले में चाहती है। जब उसे हल्ले में चाहते हुए क्रूड ऑयल पहले 110 था, 90 आ गया, घटा क्यों नहीं रहे, घटा क्यों नहीं रहे, घटा क्यों नहीं, जब तक वो 15-20 दिन गलाना फाड़े तब तक गवर्नमेंट कम नहीं करेगी। ऐसे ही अगर रेट बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने तो फिर गला फाड़ना शुरू कर देंगे। अरे इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने बढ़ा दिया। भाई बढ़ाना ही पड़ेगा ना, जब क्रूड बढ़ेगा तो घर से कब तक देंगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट है, थोड़ा सा तो विपक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा, करती है। अगर आज ही आपका क्रूड 70 हो जाएगा तो पेट्रोल 70 नहीं कर देगी गवर्नमेंट, हाँ थोड़ा बहुत कम कर देगी। अगर 70 क्रूड हो जाएगा तो पेट्रोल भी 85 तो कर ही देगी। भाई 30 रुपए बचे हैं तो 15 तो दे ही देगी आपको, 15 अपने पास रख लेगी, कर देगी, इतना तो कर ही देगी, है ना। ब्लेंडिंग कम कर देगी, या फिर अभी जैसे ब्लेंडिंग बढ़ा दी है ना, बहुत चीजें कर रही है, देखेंगे क्या करेगी। गवर्नमेंट का डिसीजन है, करना तो चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इसलिए परेशान है कि हमारे लोग इस चीज को समझते नहीं है ना। जब रेट बढ़ा रही है तो गाली देते हैं, और जब रेट घटते हैं तो कोई बात नहीं, फिर कोई ये भी नहीं बोलता ना एक बार को थैंक यू। अगर रेट बढ़ रहे हैं तो सारी तरह की एसोसिएशन में गाली दे रही है, अलग अलग तरीके से वीडियो बना बना के डाल रही है। लेकिन जब रेट 5 रुपए घटा दिए, 10 रुपए घटा दिए, तो एक थैंक यू की वीडियो कोई नहीं बनाता। सर इसमें एक छोटी सी क्वेरी थी, क्वेरी नहीं, एक मिस कम्युनिकेशन या मिस नॉलेज बोल सकते हो आप। जितना मैंने सुना है, एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पेट्रोल पे लगता है, पेट्रोल डीजल पे लगता है, एक स्टेट का लगता है, और जो इनका टैक्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब 25-30% के आसपास का रिफ्लेक्ट देखा है। तो ये क्या, यानी कितने हद तक यानी रहता है, आप बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या? हाँ, अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओगे तो वहां पर ना अलग अलग लिखे रहते हैं कि पेट्रोल यहाँ पर 100 रुपए का है, उसमें इतने रुपए तो कॉस्ट है, इतने रुपए हमारा सेंट्रल का टैक्स है, इतने स्टेट का टैक्स है, और इतना मेरा मार्जिन है जो पेट्रोल आपको दे रहा है। अलग अलग भी लिखा रहता है हर पेट्रोल पंप पे। आप जाकर पूछ सकते हो, सर वो आपके पेट्रोल पंप पे कहाँ लिखा है, वो बता दे, कहीं ना कहीं लिख रखा होगा उन्होंने। ये टैक्सेशन, ये अपना गवर्नमेंट का रूल है कि लिखना ही पड़ेगा। तो वो लिखते हैं, सब लिखते हैं, अपना जो मेन बोर्ड होता है उस पर लिखा रहता है, बस आप जल्दी में देखते नहीं हो। तो वहां पर लिखा रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में लगभग 30 से 35% टैक्सेशन है पेट्रोलियम पे, और वो 35% में से 20% तो है सेंट्रल का, और लगभग 20% ही है स्टेट का। तो किसी स्टेट में वो 15 भी है, किसी स्टेट में वो 25 भी है। तो मैं एक्चुअल बात आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पर जो पेट्रोलियम पे पूरा टैक्स है वो स्टेट का भी उतना ही है जितना जितना सेंट्रल का है। तो और जब भी ये 5 रुपए घटते हैं, मान लीजिए पेट्रोल का रेट 5 रुपए घट गया, तो उसमें स्टेट के भी 2.5 घट गए। मतलब जो टैक्सेस है वो तो सेम रेशो में लगता है ना, परसेंटेज में लगता है। अगर ओवरऑल 5 रुपए पेट्रोल पे घट गए तो उससे स्टेट को भी टैक्स कम मिलेगा और सेंट्रल को भी, नुकसान दोनों का होता है। और अगर 5 रुपए रेट बढ़ते हैं तो उसमें स्टेट का भी स्टेट का भी टैक्स बढ़ता है और सेंट्रल का भी। तो अगर कोई स्टेट चाहे कि मैं अपने यहाँ 5 रुपए नहीं बढ़ाने देना चाहती, तो वो अपना 1 रुपए छोड़ सकती है। 5 रुपए बढ़ने से मान लो 40% टैक्स मिल रहा है, तो 5 रुपए बढ़ने से
₹5 में 40% तो टैक्स, यानी कि ₹2, ₹1 स्टेट का, ₹1 सेंट्रल का है। तो ₹5 बढ़ने से उसमें ₹3 बढ़े हैं, ₹2 तो टैक्स की वजह से बढ़े हैं। तो स्टेट चाहे तो ये कह सकती है भाई मुझे जितना पहले टैक्स मिल रहा था मैं उतना ही लूंगी, मेरा टैक्स कम कर दो ₹1, तो गवर्नमेंट कर देगी। एक बार कहना है उसे, सिर्फ सेंट्रल एकदम कर देगा। लेकिन जब रेट घटेंगे तो बढ़ा नहीं पाएगी स्टेट, क्योंकि कम करने के लिए सेंट्रल की परमिशन की जरूरत नहीं है, बढ़ाने के लिए सेंट्रल की परमिशन। तो मतलब सर यहाँ पे तो भी एक चीज आती है, ये ओपनली हर चीज देखी जा रही है कि गवर्नमेंट हर एक छोटी से छोटी चीज, मतलब कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कुछ भी, यानी एक्सवाइजेड टॉप टू बॉटम कुछ भी होगा, वहां पे हर जगह से टैक्स लिया जा रहा है, हर एक जगह से। मतलब आप कुछ नया बाय कर रहे हो तो भी, कुछ उसको रीयूज कर रहे हो तो भी, यानी मतलब हर जगह से। तो मतलब ये वाली पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करो ना आप, मतलब क्या है, मतलब इतना ज्यादा। अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, देखो ये पॉइंट ना सबके मन में आता है, लेकिन आएगा उसके मन में जिसको नॉलेज नहीं है। आप जो भी समझ लीजिए आप अपने आप को। तो चलिए आज आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। देखिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, आप कह रहे हो हर चीज पे ले रहे हो, तो लेने दो। एक दिन क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि यार मेरे अंडर में 5 बंदे काम करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास उस टाइम स्टाफ नहीं था, सब छोड़कर चले गए थे मुझे। तो मैंने नया स्टाफ रख लिया। तो मैंने क्या करता था, जो भी लोग मुझे कहते थे भैया बहुत जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, मैं कहता हूँ आजा मेरे यहाँ, तो मैं उसे अपने जॉब पे रख लेता था। फिर मैं क्या करता था, उसके घर में कोई बीमार हुआ तो पैसे दे दिए, उसके घर में शादी हुई तो पैसे दे दिए, उसके यहाँ बच्चा हुआ तो थोड़े बहुत दे दिए। तो ऐसा करते 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 मैंने एक दिन कैलकुलेशन करी कि अगर मान लो मैं एक वैसा बंदा रखूँ जिसको मुझे ये सब नहीं देना है, मान लो मैं इसे सैलरी दे रहा हूँ 15,000, और फिर इसके घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर साल, मेरे वो भी चले जाते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन करी कि 15,000 की जगह मुझे 20,000 का पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, धीरे 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 वो जो ऊपर के पैसे देता था वो देने बंद कर दिए या कम कर दिए। जैसे पहले 20-20 हज़ार रुपये दे देता था, अभी फिर मैं 11-1100 देने लगा, नॉर्मल जो देते हैं सब लोग। तो फिर उन लोगों ने मेरे यहाँ से जॉब छोड़ दी। फिर मैंने दूसरा स्टाफ रखा, अगले स्टाफ में मैंने क्या किया, उन्हें आधा तीरी डाल लिया ऐसे देने की। अब उनके घर में कुछ होता था तो मैं एक लिफाफा दे देता था 501 रुपये का, 1100 रुपये का, उससे दिया ही नहीं कभी। लेकिन वो सैलरी 20,000 ले रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने एक लड़का रखा, वो मतलब गरीब था, उसके पास घर नहीं था रहने के लिए। मैंने उसे अपना रूम दे दिया, वो मेरे यहाँ रहने लगा, मेरे यहाँ खाने लगा, और मैं उसे जो है उसके घर वालों को 7-8 हज़ार रुपये देने लगा महीने के, उनके घर भेजने लगा। 18-19 साल का लड़का था वो, तो पढ़ा लिखा भी नहीं था ज़्यादा, है ना। तो मैंने उसे रख लिया। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार इसे कुछ आता ही नहीं है, मैं इससे काम क्या करूँगा, झाड़ू पोछा थोड़ी करवाऊंगा, पढ़ा लिखा ये है नहीं और कोई काम कर नहीं सकता। तो मुझे वो भी बुरा सा लगने लगा, यार इसे रूम भी दे रखा है, खाने का भी सिस्टम मेरे को ही देखना पड़ता है इसका। मान लीजिए हम 15 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने चले जाएं तो उसके लिए हमें खाने का जुगाड़ करके जाना पड़ता था, उसके लिए टिफिन लगाना पड़ता था। वो अपने घर भी नहीं जाता था 15 दिन के लिए। हम कहते जब तेरी छुट्टी 15 दिन की, जाता ही था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं तो सिर्फ 5 बंदे संभाल रहा हूँ, गवर्नमेंट को पूरा देश संभालना है, तो पैसे तो चाहिए ना। आप सोचिए, आप अपने आप को मत लीजिए। देखो मिडिल क्लास तो हमेशा शिकायत ही करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास को मिलता तो कुछ है नहीं और टैक्स वो दे रहा है। अपर क्लास अगर टैक्स दे रहा है तो ठीक है, अपर क्लास टैक्स दे रहा है, सर शिकायत नहीं, एक्चुअल क्या है, सिर्फ माइंड में क्वेरी है। मैंने कहा जब आप बैठ के इसके ऊपर बात कर ही रहे तो मैंने कहा इसको भी रख ही देता हूं। बिल्कुल मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब क्या है, अब आप अपने आप को गरीब समझ कर चलिए। वो वाला गरीब जो सरकारी अस्पताल यूज करता है, वो वाला गरीब जो बेचारा रोजाना जॉब पर जा रहा है, सुबह को 9 बजे उठ के 7 बजे उठ के 9 बजे जॉब पे पहुंचता है और रात को 9 बजे तक की जॉब करके रात को 11 बजे घर वापस आता है। उस गरीब के बारे में सोचिए। अब वो जब रात को 11 बजे आ रहा होता है ना, तो उसे कोई भी लूट लेता है, तो वो एकदम से 112 नंबर पे या 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस वालों को बुलाता है। पुलिस वाले क्या फ्री में आ रहे हैं? पुलिस वालों की गाड़ी में तेल भी लगेगा, वो सैलरी भी लेते हैं। तो वो सैलरी कहाँ से आ रही है? अगर वो पुलिस वाले ना हो तो वो जॉब नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि वो पुलिस वाले हैं जो मुझे बचा लेंगे, इसलिए वो रात के 11 बजे बेइंतहा आराम से आ रहा है साइकिल पे। वो रात के 11 बजे एक सुनसान गली से 11 बजे आप आ रहा है, उसका कारण ही है कि पुलिस वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दे, सरकारी हॉस्पिटल में, उसे पता है मेरा इलाज हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल क्या फ्री आ रहा है? वहाँ के दवाइयाँ, लाइट के खर्चे, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबके पैसे लगते हैं, है ना। चलिए अगर मान लीजिए आपके पास पढ़ने के पैसे नहीं है तो आपको स्कूल भी फ्री मिल जाता है, सरकारी स्कूल, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। और आप जब टैक्स देते हैं ना, तो आप क्या टैक्स देते हैं मैं बता देता हूँ। 10 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं है। तो अगर आप 10 लाख तक कमा रहे हैं तो आप कोई टैक्स नहीं दे रहे, बस बात ही बात कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं। कोई टैक्स नहीं दे रहे डायरेक्टली। डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स है, वो नहीं दे रहे आप। हाँ जीएसटी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर भी बात करेंगे।
ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 20 लाख रुपया कमाया तो 10 लाख तक पे तो कोई टैक्स नहीं है, बचे हुए 10 लाख पे 200 तरह की डिडक्शन, ये वो, ब्लैक इनकम, कुछ ना कुछ आप छुपा भी लोगे। तो अल्टीमेटली हमारे इंडिया में 15-17 लाख कमाने वाला तो टैक्स देता नहीं है बिजनेसमैन। सैलरी वाला होगा तो बेचारे को देना ही पड़ेगा, जब सैलरी आ रही है अकाउंट में तो उसे वो दे देता है। अच्छा, सैलरी वालों को 10 लाख तक तो डायरेक्ट डिडक्शन, और 1-2 लाख 3 लाख की और है। 13 लाख तक वाला तो टैक्स देता ही नहीं है। 13 लाख एक आदमी की मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर घर में 4 आदमी है तो लगभग 13 चौके 52 लाख की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं एक परिवार की। एक परिवार 52 लाख जो कमा रहा है, ऐसे कितने परिवार है टोटल हमारे देश में? 20% लोग ITR भरते हैं। 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फाइल्ड ITR। और जो टोटल भरते हैं उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स देते हैं। 90% तो नील की ITR भरते हैं। यानी कि मैं एक एग्जांपल के लिए 150 करोड़ की पॉपुलेशन ले लेता हूँ, तो 150 करोड़ में से 20% यानी कि 30 करोड़ लोग ITR भरते हैं। 30 करोड़ में से 27 करोड़ लोग तो नील की ITR भरते हैं। 30 करोड़ में से 27 करोड़ लोग तो नील की ITR भरते हैं। टैक्स कितने बंदे दे रहे हैं? 3 करोड़। 3 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो 10,000 से कम का इनकम टैक्स देते हैं। 3 करोड़ में से 2 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो 10,000 से कम का टैक्स देते हैं। बचे 1 करोड़। 1 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो पूरा देश चला रहे हैं। ये तो वो डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स तो हमारी सरकार ले ही नहीं रही है आप लोगों से। वो थोड़ा सा जो टैक्स चार्ज करती है वो सिर्फ ब्लैक वाइट करने के लिए, जिससे हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है उसका हिसाब रखा जा सके। मतलब टैक्स तो हमारे इंडिया में बहुत कम लिया जा रहा है, क्योंकि जितना लोगों की कमाई है उतने को तो टैक्स फ्री कर दिया। वरना सरकार टैक्स लेना चाहती तो ये कहती चाहे मुझे 2% टैक्स दो, लेकिन मैं तो पूरे पे लूंगी, 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं है। तो फिर आप टैक्स देते। तो ज्यादातर को तो छोड़ दिया गया है। रीजन भी भैया डेमोक्रेसी है, टैक्स लोगे वोट नहीं देंगे। तो डायरेक्ट टैक्स तो हमारी सरकार कभी हमसे ज्यादा ले ही नहीं पाएगी। जिस सरकार ने भी आज तक डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा किया है उसकी सरकार ही गई। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स से ही देश चलेगा। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स से जो सब ज्यादा बता रहे हो, वो ज्यादा वाला इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार के पास आता है वो सरकार के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब तो सरकार ज्यादा नहीं ले रही। भाई अगर सरकार ज्यादा ले रही होती तो सरकार के खर्चे पूरे हो जाते। अगर सरकार अपने खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब तो यही है ना, सरकार ज्यादा नहीं ले रही है। आपको भले ही ज्यादा लग रहा है, अरे भाई देश चलाने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए। एक बार की बात है, एक अंकल जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने नया नया कमाना शुरू करा था। 2 बेटियां थी उनकी, 1 लड़का था। लड़का पहले से कमा रहा था, उसकी सैलरी 40,000 थी। लड़कियों ने भी नई नई जॉब करी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, उनकी सैलरी 70,000 थी। फिर से समझ लो, लड़के की सैलरी 40,000, लड़कियों की सैलरी 70,000। लड़कियों की पहली सैलरी आनी थी, लड़के की पहले से आ रही थी। तो बाबूजी ने कहा लड़के से, देख बेटा घर चलाने के लिए तू 20,000 रुपये देगा, बाकी अपने 20,000 का जो मर्जी कर। लड़के से कहा तू कितने देगा? 20,000। और लड़कियों से कहा बेटा तुम 30,000 दोगी। लड़कियों ने फट से हाँ कर दिया, पापा सारे ही ले लो, हमें क्या करना है। नहीं नहीं बस 30 मुझे दोगी तुम, बाकी अपने अकाउंट में रखो, जो मर्जी करो, उड़ाओ, रखो, अपनी शादी के लिए यूज करो, शादी के बाद दहेज में ले जाओ, जो मर्जी करो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन 30,000 तुम दोगी मुझे। और लड़के से कहा तू 20,000 देगा। अब बेचारा लड़का 40,000 कमा रहा था और बाहर रह के कमा रहा था, तो 20,000 पिताजी को देने पड़ गए। बचे हुए 20,000 में उसको फ्लैट का खर्चा, ये वो, दारू भी पीनी है रात को, है ना। तो उसने थोड़ा सा आनाकानी करी। बेटियों ने एकदम फट से कहा पापा 30,000 क्या होगा, आप ही रख लो, हमारा तो 5,000 10,000 का खर्चा है कैब कूब का, बस इसके अलावा थोड़ा बहुत हम अपना साड़ी वाड़ी ले लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ईयरिंग वगैरह ले लेते हो पैसे इकट्ठे करके, वो भी घर में ही आएंगे, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भैया एक इंसान से कहा गया तू 20,000 ही दे दे, उसे वो भी ज्यादा लग गए। एक से कहा तू 30 दे दे, उसे वो भी कम लग गए। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन भैया घर तो चलाना है ना, जब घर चलाना है तो खर्चे आपके ऊपर डाले ही जाएंगे। अब अगर ये थोड़ी उनकी गलती थोड़ी है लड़कियों की, वो 70,000 कमा रहे हैं फिर भी 30 दे रहे हैं उनसे। अब आप कहने लगो कि लड़कियों 70,000 कमा रहे हैं, उनसे पूरे के पूरे 70 रख लो, मेरे से लो ही मत, तो गलत हो जाएगा ना। जब 3 बंदों से लेना है तो तीनों से ही लिया जाएगा। हाँ, जो कम कमा रहा है उससे कम ले लेंगे, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा ले लेंगे, लेकिन लेंगे तो उसी रेशो में ना जिस रेशो में लिया जा रहा है। ऐसे ही सरकार कर रही है, सरकार भी आपसे उतना ही ले रही है जितना जरूरी है। देखो सरकार अगर आपसे टैक्स ज्यादा ले रही है तो रोड्स भी तो बन रही है। मैं आज अपने शहर को बड़ा शहर कहने लगता हूँ, कोई मेरे यहाँ आता है तो वो कहता है नहीं सर ये भी शहर दिल्ली जैसे ही बढ़िया लग रहा है। क्यों लग रहा है बढ़िया? क्योंकि यहाँ सड़कें बन गई।
वरना आज से 10 साल पहले आते गड्ढों में सड़कें थी। अभी परसों मेरे यहाँ दीपक जी आए, दीपक जी मुझे कह रहे हैं सर ये भी बड़ा शहर है। मैंने कहा भैया ये बड़ा बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, यहाँ ना मॉल है ना कुछ है। लेकिन उन्हें बड़ा क्यों कहा? क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, पूरी बनी हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, ट्रैफिक हवलदार भी काम कर रहा था अपना सही तरीके से, कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, बड़े बड़े घर बने हुए थे, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा था, कारें खड़ी थी सबके घर के आगे, है ना, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा था, इसलिए बड़ा शहर कह दिया। है तो छोटा, ये तो गवर्नमेंट ने उसे बड़ा बनाया ना। और बड़ा कब बनाया? जब उसकी सड़कें बनाई, जब सब कुछ ठीक कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक लाइटें भी हमारे यहाँ 6 महीने पहले लगी हैं, वरना ट्रैफिक लाइट नहीं थी पूरे सहारनपुर में कहीं। थी तो लेकिन चलती नहीं थी, चलनी शुरू अभी 6 महीने 1-2 साल पहले। मतलब जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं जो मेन रोड की हैं वो 2 साल पहले चल गई थी, और जो इधर उधर लग गई है अब नई नई वो 6-6 महीने पहले लगी हैं। तो कहाँ से बड़ा ट्रैफिक लाइट तक? तो यहाँ अभी तक किसी को, अभी तक भी कोई ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करता, किसी को आती ही नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं हमारे यहाँ के, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ ना ट्रैफिक लाइट के बारे में नहीं समझ में आया अभी तक, इतना कम टाइम हुआ है ट्रैफिक को। तो मीन्स कहने का कि सरकार जो है सही कर रही है। आप ये कह सकते हो मैं सरकार का सपोर्टर हूँ, लेकिन चलो मैं आपको बना देता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं कहता हूँ पैसे नहीं मिलेंगे आपको, चलो सड़कें बनवाओ। बताओ कहाँ से बनवाओगे? नहीं सर, रीजन क्या है, आप आपसे क्वेश्चन करने का रीजन ये हो जाता है कि आप पर्टिकुलर नंबर्स में बात करते हो, ठीक है? तो वो चीज एक्चुअली क्या, जो डाउट तो सर ठीक है अपनी जगह, डाउट तो क्लियर होते ही होते हैं, लेकिन एक नॉलेज ही मिलता है कि हाँ एक्चुअल चीजें चल क्या रही है। मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए जिसके मन में ये क्वेश्चन है ना, सरकार ज्यादा टैक्स क्यों चार्ज करती है? अरे भैया तुम्हें बना देता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, तुम अपने घर के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, अपने बच्चों से कहना मुझे 1 रुपया मत दो, घर मैं चलाऊंगा, और भैया 15 दिन तुम्हें घूमने भी ले जाऊंगा, हर महीने तुम्हें वर्ल्ड टूर कराऊंगा, और हर दूसरे महीने तुम्हें सोने की चीज दिला कर दूंगा, और हर तीसरे महीने तुम्हें कार बदलने दूंगा, और तुम मुझे कुछ मत देना, देखो कैसे कर लोगे सारा काम। अरे भाई ये सारा काम करने के लिए बच्चों से पैसे मांगोगे ना? अगर आप 2 भाई हो और घर में तुम्हारा खर्चा एक साथ होता है, तो भाई से पैसे कहोगे ना दे दो? भाई तो चिढ़ जाएगा, यार तू छोटा मैं बड़ा, तू बड़ा भाई होने के बाद तू छोटे भाई से पैसे मांग रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक आप पैसे लोगे नहीं तो खर्च कैसे होंगे? तो यही चीज है, गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है कि आपसे ज्यादा टैक्स ले रही हो किसी चीज का, आप उसका विरोध करिए, लेकिन जो नंबर बोल रहे हैं अभी, हमारे देश में जितना टैक्स लिया जा रहा है खर्चे उससे ज्यादा हो रहे हैं, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी सही नहीं चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही। कर्जा कब तक लेंगे? अरे कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, हमने कर्जा उतार दिया सारा, कैसे उतरेगा? जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स ज्यादा लेके हमारे ऊपर खर्चा करके जो पैसा बचेगा उससे कर्जा उतारेगी। पिछले 15 साल से हमारा कर्जा कम हो ही रहा था, लेकिन वो बीच में साला कोरोना आ गया, उसकी वजह से फिर कर्जा बढ़ गया। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने ना उतारा होता तो क्या कोरोना के टाइम पे कर्जा और मिल जाता? और नहीं मिलता तो क्या उस मंदी में सब निकल पाते? ऐसी मंदी आई थी कोरोना में, मुझे लग रहा 10 साल भी नहीं जाएगी। गवर्नमेंट ने 1 साल में छू मंतर कर दी। क्या गजब का इनका तरीका था भाई साहब। मार्केट में ऐसे पैसा डाला है इन्होंने, दे भाई साहब अपने बॉन्ड खरीदे मार्केट से, उसके बाद मार्केट में लोन दिया दवा के, है ना, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, सब्सिडी बढ़ा दी हर चीज की, बिजनेस करने को कह दिया सबको, सब कुछ, सैलरी बढ़ा दी, 2-2 बार तो सैलरी बढ़ा दी है। चलिए, तो मेरे को लगता है कि आज का हमने आधा घंटा निकाल दिया है, और अब हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। 8:15 हो गए, बताओ। चलिए सर, बंसल जी का क्वेश्चन तो रह गया। बंसल सर का क्वेश्चन है, बताइए सर। श्रीवास्तव जी, दीपक जी, हाँ बताइए। रिसर्च करने के लिए जो आपने कुछ पॉइंट बताया वो आप नोट करवाने वाले थे। हाँ, अब बता देता हूँ, वो रह गया। चलिए मैं लिख रहा हूँ पॉइंट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैंग बड़ा होता है यार। मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ये रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ना कोई और लेना पड़ेगा, ये तो हैंग बड़ा यही करता है। और हैंग चल गया। कौन है भाई ये टूटू? चलिए जी, एक तो मैंने बताया था इन्फ्लेशन के बारे में, देख लीजिएगा। एक मैंने बताया था आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना बढ़ा या घटा, एक इन्फ्लेशन देखना है, और एक देखना है आपका ग्रोथ, जीडीपी,
और एक देखना है फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। करेंसी का 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है सरकार को। इसी को ध्यान में रख के सरकार ये डिसाइड करती है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस करने हैं। और एक होता है इंटरेस्ट रेट। अगर फेड ने अपने रेट घटाए तो हम भी घटाते हैं, फेड ने अगर अपने रेट बढ़ाए तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारे को अपने इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कुछ रेशो में रखने पड़ते हैं, वरना तो लोग सारा पैसा निकाल लेंगे हमारे देश में से, या फिर सारे सर ये रेट जो अपना रेट बढ़ाता है तो हम लोग भी अप एंड डाउन करते हैं, तो दूसरे देश भी करते होंगे? सारे करते हैं जिस जिसको फर्क पड़ता है उससे। डेवलपिंग कंट्रीज तो करती हैं, डेवलप्ड को तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट रेट किसका है सर? इंटरेस्ट रेट होते हैं जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट होते हैं। मान लीजिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2% है, तो हमारे यहाँ 5% है। अब 5% क्यों है? क्योंकि हमारे देश में अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर भी दोगे तो उस पर टैक्स वैक्स कट के उतना ही बचेगा जितना अमेरिका में 2% पे बच रहा है। तो इसलिए वो 2 यहाँ के 5 के बराबर कर रखा है गवर्नमेंट ने जानबूझकर, वरना यहाँ भी 2 ही करना पड़ जाएगा एकदम से। अब मान लीजिए फेड ने 2 रुपये 25 पैसे कर दिया, तो फिर इंडिया सस्ता हो गया। अगर इंडिया सस्ता हो गया तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, इसे बराबर कर दो, इसे भी 5 रुपये 25 पैसे कर दो, तो फिर बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया सस्ता हो गया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं होती, तो गवर्नमेंट कहती है इसे बराबर रखो, वरना उथल पुथल हो जाएगी, कई हजार अरबों करोड़ रुपए हमारे देश में आ जाएगा, और इतने 1000 करोड़ अगर हमारे देश में आ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट इतने के तो बॉन्ड्स भी नहीं खरीद पाएगी, इतने 1000 करोड़ के। तो गवर्नमेंट कहती है क्या फायदा, आज 5% पे दूसरा हमारे यहाँ से बॉन्ड खरीद लेगा, फिर 5.25 पे हम खरीद देंगे उसे, इससे अच्छा तो अपना इंटरेस्ट रेट ही 5.25 कर दो, कोई आएगा ही नहीं इधर को। सोच कर देखिए इससे 25 पैसे का कितना बड़ा नुकसान है। फेड ने अपने रेट 25 पैसे कम किए, हमने नहीं किए। हमने अपने रेट 25 पैसे कम नहीं करे, फेड ने कर दिए। तो क्या होगा, हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगी, हमारी बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो हमारा पूरा देश है 3 ट्रिलियन का, अगर हमारे देश में 1.5 ट्रिलियन आ जाए एकदम से, अगर हमारे देश में 3 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी है हमारी, अगर एकदम से 1.5 ट्रिलियन आ जाए या 1 ट्रिलियन ही आ जाए, तो हमारे देश में पैसे की अधिकता हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा मनी एक्सेस होने की वजह से लोगों के पास पैसा फालतू आ जाएगा, फालतू पैसा आ जाएगा तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पैसे को चूसना पड़ेगा, और वो पैसा, वो मनी, जो एक्सेस मनी को सक करना है, सक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को अपने बॉन्ड मार्केट में बेचने पड़ेंगे। अब अगर आरबीआई 5% में बॉन्ड बेचेगा तो हम खरीदेंगे ही नहीं, आरबीआई को 5.25 या 5.5 में बेचने पड़ेंगे। तो जो बेचारा आरबीआई गवर्नमेंट बैंक को ही 5% पे ब्याज में पैसा दे रहा था, वो 5.5 पे खरीद रहा है, अब 5.5 पे उठा रहा है पैसा, तो आरबीआई का नुकसान हो गया, वरना तो इन्फ्लेशन ही नहीं कम होगी। भाई पैसा जब तक कम नहीं होगा मार्केट में तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पैसा उठाना पड़ेगा, और पैसा महंगे रेट पे उठाना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या था, इससे अच्छा ये था कि जब फेड ने रेट गिराया था तो हम भी गिरा देते, तो ये पंगा पड़ता ही ना। इसीलिए जब फेड रेट गिराता है तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी अपने रेट गिरा देती हैं, और जब फेड रेट बढ़ाता है तो वो अपना कैलकुलेशन करके कुछ और बढ़ा भी लेती हैं। तो अपने आप में डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ चलना पड़ता है, वरना तो वो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। सिर्फ 25 पैसे रेट की कीमत, तुम क्या जानो अशोक बाबू, इंडिया जैसों को बर्बाद कर सकता है 25 पैसे इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डायलॉग हिट होना चाहिए, इसके रील बनाकर डाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कल हमने आपको स्वॉट एनालिसिस पढ़ा दिया था, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेजेस पढ़ा दी थी, फाइनेंशियल एनालिसिस भी बता दिया था कैसे होता है, वो तो हम पहले से ही बताए जा रहे हैं। ईबिटा चेक करो, आरओआई चेक करो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेक करो, ये सब। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी चेक कर लेना चाहिए आपको कि भैया गवर्नमेंट ने तो कोई रूल नहीं बना रखा, उसके अगेंस्ट काम मत करना। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेक कर लेना, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रेगुलेशन अगर कोई हो तो वो भी चेक कर लेना। टैक्स कितना है आपके पास, इंपैक्ट ऑन प्राइसिंग एंड प्रॉफिट, टैक्स का इंपैक्ट कितना है, उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में लॉस तो नहीं हो जाएगा, वो भी चेक कर लेना। की प्लेयर कौन है, अगर किसी भी कंपनी का आपको वो चेक करना है कि ग्रोथ कितनी है, तो ग्रोथ अपनी कंपनी की नहीं देखनी है आपको। अगर आपसे मैं कहूँ चलो अच्छा बताओ सोलर की ग्रोथ कितनी है,
तो सोलर की ग्रोथ चेक करने के लिए मेरी कंपनी की ग्रोथ मत चेक करना, जो सोलर की कंपनी की अग्रणी कंपनी है, जो सोलर की कंपनी की बड़ी कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ चेक कर लेना। वारी की ग्रोथ कैसी है, टाटा की कैसी है, अडानी की कैसी है। जो ग्रोथ इन बड़ी कंपनियों की होगी लगभग वही ग्रोथ मेरी हो रही होगी। छोटी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, बड़ी कंपनियों की ग्रोथ थोड़ी कम होती है। तो अगर मैं छोटा हूँ कंपनी तो मेरे में ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वारी कंपनी भी 10% की ग्रोथ कर रही है और मैं भी 10% का ग्रोथ कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी बेकार है, फिर तो मैं वारी में लगा लूँगा पैसा, कम से कम बड़ी तो है। अगर वारी जैसी बड़ी कंपनी भी 10% की ग्रोथ कर रही है और मेरी छोटी सी कंपनी एक्मे ग्लोबल या एक्मे सोलर के नाम से एक कंपनी है, वो छोटी है, एक्मे सोलर भी मान लो 10% की ग्रोथ कर रही है, तो फिर एक्मे में क्यों लगाऊंगा पैसा? मैं तो वारी में लगाऊंगा। क्योंकि छोटी कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है हम उसके अंदर पैसा नहीं लगाएंगे। अगर एक तरफ बड़ी कंपनी 9% की ग्रोथ कर रही है और एक तरफ उससे छोटी कंपनी, ज़्यादा ही छोटी कंपनी, आधी कंपनी 10% की ग्रोथ कर रही है, तो मैं 9% वाली में पैसा लगाऊंगा। कम से कम वो बड़ी तो है, बड़ी में रिस्क कम होते हैं। अगर छोटी कंपनी का डायरेक्टर ने फ्रॉड किया तो वो कितना लेकर जाएगा? वो ले जाएगा 2000 करोड़। 2000 करोड़ में कंपनी 50% खत्म हो जाएगी। वारी कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड किया 2000 करोड़ का तो कुछ भी नहीं होगा, 1% ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो वारी कंपनी में अगर 10% की ग्रोथ मिल रही है और छोटी कंपनी में भी 10% की ग्रोथ मिल रही है तो मैं बड़ी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि बड़ी कंपनी सेफ होती है, उसमें छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो पता नहीं चलता। ग्रोथ सेम कर रही है तो भैया सेम ग्रोथ कर रही है तो मैं तो छोटी बड़ी कंपनी में लगाऊंगा। जी दिनेश जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये फाइनेंशियल एनालिसिस और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बड़ा जल्दी हो गया तो थोड़ा सा समझ में आया नहीं। सर देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस तो मैं पूरी बुक पढ़ा ही रहा हूँ, आपको वही है। फाइनेंशियल एनालिसिस तो पढ़ ही रहे हैं जी ना, बिल्कुल। यही है। और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में यही होता है सर। अगर रेगुलेटरी मतलब लॉ ने अगर कोई रूल बनाया है जो आपके अगेंस्ट में है तो भैया फिर वो वाला बिजनेस मत करना। अब मान लीजिए रेगुलेटरी, जैसे मैंने बताया था आईईएक्स पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि तुझे बिजली बेचनी है, और वो कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कपलिंग करने वाली है कि जितने भी एनर्जी एक्सचेंज है उनका अमलगमेशन कर देंगे, उन सबको कपलिंग कर देंगे, मार्केट कपलिंग कर देंगे, मतलब एक ही रेट पे बिकेगा। तो उससे आईएक्स को बड़ा नुकसान है। तो अगर रेगुलेशन या आईएक्स के अगेंस्ट तो आईएक्स में पैसा मत लगाना भाई, आईएक्स में पैसा लगाना बेकार है, उस वाली इंडस्ट्री में जाना बेकार है। तो इस टाइम आईईएक्स पिछले 3 साल से देख लो, जहां पर था वहीं है। 200 पे ही था, 200 पे ही है, 300 तक भी गया था, आज 200 पे ही है। रीजन बीइंग वो मार्केट कपलिंग, जब से कपलिंग की न्यूज आई है वो 200-300 रुपए से गिरता 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 90 रुपए आ गया था, और तब से लेके आज तक वो 90 से 150 के 200 के बीच में ही घूम रहा है, और वो कभी नहीं बढ़ने जब तक ये मार्केट कपलिंग होनी जाएगी। ठीक है, तो अगर मार्केट की में कोई रेगुलेशन आ गई गवर्नमेंट की जो आपके अगेंस्ट में है तो भैया फिर आपकी कंपनी बेकार है, लगाओ मत वहां पर पैसा। और अगर कोई उसके फेवर में रहे, सोलर की किसी भी कंपनी में लगा तो भागती जाएंगी। जी दिनेश जी, आपकी क्वेरी बोलिए। नहीं सर, हो गया। और किसी की कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी आप देखोगे की प्लेयर को देखोगे, उसका मार्केट शेयर चेक करोगे कि जो टॉप कंपनी होगी ना, टॉप कंपनी, उसके बारे में चेक कर लो तो अपना पता लग जाएगा। तो मार्केट लीडर्स एंड देयर स्ट्रेटजी, और आप उनकी स्ट्रेटजीज भी चेक करोगे। कहीं उनकी स्ट्रेटजी रिलायंस जैसी होगी ना, सबको खा जाऊंगा, तो भाई तो वो खाई जाएगा सच में। ऐसी मार्केट में पैसा मत लगाना जहां पर वो सबको खाने की स्ट्रेटजी लेके बैठा हो, है ना। ये वाली मैंने ऊपर भी पढ़ाई थी एक बार, देखो यहाँ पढ़ाया था मैंने, स्वॉट एनालिसिस में भी पढ़ाया था। और एक ये रहा थ्रीट्स ऑफ, ये रहा इंडस्ट्री राइवलरी। अगर इंडस्ट्री राइवलरी चल रही हो तो वहां पैसा मत लगाना जहां पर कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंसिटी हो कंपटीशन की, कंपटीशन जरूरत से ज्यादा हो, तो वहां पर तो कोई भी नहीं कमा पाएगा, जैसे रिलायंस जियो ने किसी को भी कमाने नहीं दिया। मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेना, कहीं सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही कंपनी के हाथ में हो। मान लो उस कंपनी में, उस वाले इंडस्ट्री में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही कंपनी के हाथ में होगा तो जो छोटी छोटी कंपनी होती है वो वाइबल हो नहीं पाती। जैसे ऐसा एक चीज बताओ जहां पर एक ही कंपनी काम कर रही हो, वैसे तो आईईएक्स ही ऐसा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में 90% शेयर आईईएक्स के पास है, 90%, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 90% अब आईईएक्स के हाथ में नहीं रहेगा, हम इसे मार्केट कपलिंग कर देंगे, मतलब सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसीलिए आईईएक्स का शेयर गिरे जा रहा है। वरना आईईएक्स अपने आप में मोनोपोली कंपनी है, जिस दिन ये मार्केट कपलिंग की तलवार उसके ऊपर से हटेगी सीधे 1000 रुपये दिखेगा, लेकिन वो मार्केट कपलिंग की तलवार हटेगी नहीं उसके ऊपर से, क्योंकि गवर्नमेंट आगे से। कंपनी है सर, कौन सी? पीडीलिटी, वो है ये पीडीलाइट है। हाँ पीडीलाइट, सॉरी पीडीलाइट फेविकोल बनाती है, लेकिन अब उसके कॉम्पिटिटर बहुत आ गए। अब एशियन पेंट वाला भी फेविकोल बनाने लगा है, और भी बहुत सारे आ गए, एडहेसिव बनाने वाली कंपनियां बहुत आ गई हैं।
लेकिन बहुत पहले से मैं जानता हूँ, हाँ, पीडीलाइट अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी थी और हर 2-3 साल में डबल हो जाता था उसका शेयर। अब नहीं हो रहा कुछ सालों से, लेकिन जब वो मोनोपोली कंपनी थी तब होता था। अब तो फेविकॉल के बहुत सारे आ गए, कारपेंटर के नाम से आ गया, और भी 3-4 कंपनियों ने, सेंचुरी वालों ने भी बनाना शुरू कर दिया, एशियन पेंट ने भी बनाना शुरू कर दिया, और उसने ये अडानी का जो कंपनी आई थी अभी पेंट वाली, उसने भी बनाना शुरू कर दिया। सब बना रहे हैं अब तो ये चिपकाने की चीज़, क्योंकि पेंट में भी गिरती है ना ये अधेसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, सब चीज़ रिस्क असेसमेंट कर लेना। रिस्क असेसमेंट मतलब मार्केट रिस्क चेक कर लेना। मार्केट रिस्क पता है सबको, NISM 5 में पढ़ लिया होगा सबने। मार्केट रिस्क होता है वॉलेटिलिटी चेक कर लेना और डिमांड फ्लक्चुएशन अपने प्रोडक्ट की। ऑपरेशनल रिस्क चेक कर लेना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो बेकार नहीं है, जैसे आजकल सोलर का माल ही नहीं मिल पा रहा। आज मेरा भाई दिल्ली गया, अभी अभी आया वापस। दीपक जी, वो जो सामान आपसे लाने के लिए कहा था वो भाई खुद जाके ले आया। वो असल में क्या था कि हमने उससे पूछा भाई तू बस में रखवाएगा, तो वो कह रहा भैया बस यहाँ पर 4 बजे आती है, तो शाम को आएगा, रात को मिलेगा। वो सुबह ही निकल गया 7 बजे, 11 बजे दिल्ली पहुंचा, माल उठाया, 2-3 बजे 4 बजे वापस आके पार्टी के पास पहुंचा दिया। तो हो गया है वो काम। आप तो कह रहे थे कि शाम को आएगा माल उसके पास। हाँ, वो कहने लगा कि भैया शाम को बस से भेजूंगा। तो फिर उस केस में भाई ने कहा शाम तक नहीं रुक सकते, और आप भी जाते तो बस में ही रखवाते। बस 4 बजे थी, तो भाई खुद ही कार से गया, सुबह निकल गया था वो। आज मैंने आपको फ़ोन करा उसको 1 घंटे बाद, 9 बजे के लगभग निकल गया था। 11 बजे वहाँ पहुँच गया, 11:30 बजे लेके 2 बजे अपना पार्टी किया, पार्टी का दे के 4-5 बजे घर पे आ गया। तो दिल्ली में कहाँ से उठाया था? हाँ जी, दिल्ली में कहाँ पे बताया था आपने? वो मैं एड्रेस दे दूंगा आपको, दिल्ली से उठाया। ठीक है। तो मतलब कहने का वो काम हो गया है। तो जैसे मार्केट में मान लो सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, तो हमें देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पूरे सहारनपुर के 200 किलोमीटर तक माल ही नहीं है, और दिल्ली में भी सिर्फ एक ही पीस था। अगर 2 पीस लेने हो तो दिल्ली में भी नहीं, ढूंढते रहो पूरे इंडिया में ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे हम पिछले 10 दिन से काम ही नहीं कर पा रहे, खाली बैठे हैं। अरे भाई माल ही नहीं होगा तो लगाएंगे क्या। तो ये चीज़ें भी चेक करनी है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया है, सब जगह से बुक कर लिया है, माल आ रहा है, भर गया मेरा स्टॉक। आज एक तो आपके सामने ही आ गया था, वो तो भरी खत्म हो गया, कल ही खत्म कर दिया था सामने। आज फिर आ गए, 4 पैलेट आ गए हैं, अब वापस आ गया माल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्टेप क्या है, प्रिपेयर अ डिटेल्ड इंडस्ट्री रिपोर्ट। इतना सारी चीजें चेक करने का, एक डिटेल्ड इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाना, एक्शनेबल इंसाइट्स लिखना, उसके अंदर रिकमेंडेशन लिख देना अपनी। चलो अब जो चीज मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दी, जो आप कह रहे थे सर बड़ा जल्दी हो गया, अब वो लॉन्ग में लिखी है, लेकिन पढ़ोगे आप खुद। जैसे मिशेल पोर्टर्स 5 मॉडल, जो पोर्टर्स 5 मॉडल ऊपर पढ़ाया था उसका पूरा नाम था मिशेल्स पोर्टर। ठीक है, उसने 5 चीजें बताई थी, वो आप पढ़ लेना, भी लॉन्ग में है। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट में क्या होता है पढ़ लेना। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में क्या होता है वो पढ़ लेना, मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सब्स्टिट्यूट और राइवलरी, आप पढ़ लेना। उसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, इसमें एक केस स्टडी है, वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप करके लाओगे। देखो ये मैंने खुद बनाई है केस स्टडी, ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया है। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, उस टाइम पर जब मैंने बुक बनाई थी तो उस टाइम जियो का बहुत बढ़िया चल रहा था, तो मैंने जियो पे ही बनाई है स्टडी। तो जियो करते हैं एक बार जी। आलोक जी क्वेरी बोलिए। आलोक जी क्वेरी है क्या? सर ये इसमें पढ़ा रहा था तो ये डिफरेंशिएशन और वो आ रहे थे वर्ड्स, डिफरेंशिएशन वर्ड्स आ रहे थे, तो वो क्या है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, हाँ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ये होता है। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर। हाँ, अब मान लीजिए बंसल जी दूध बेचते हैं। दूध कौन सा बेचते हैं? रिलायंस कंपनी का, या चलो अमूल का बिकवा लेते हैं इनसे। तो बंसल जी दूध बेचते हैं अमूल कंपनी का। तो दीपक श्रीवास्तव जी गए और बंसल जी के पास दूध लेने। बंसल जी दूध क्या रेट? 70 पर केजी। अच्छा, दूसरा बंदा तो 68 दे रहा है, तो बंसल जी क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं दे सकते। तो अब बंसल जी ने क्या किया, अगले दिन अमूल का दूध लाए, पन्नी फाड़ी, उसे एक नई पन्नी में डाला, पन्नी उसका नाम रख दिया बंसल मिल्क प्रोडक्ट। अब बंसल मिल्क प्रोडक्ट रख दिया, अब वही दूध 75 का है। अब श्रीवास्तव जी गए फिर से, सर दूध का क्या रेट? 75। भैया वहां तो 68, भैया वो तो अमूल है, बेकार है, वो तो सिंथेटिक दूध है भैया, वो तो ये तो हम अपने घर में निकालते हैं और अपने आप से पैक करके आपको देते हैं, हमारी फुल गारंटी।
तो 75 में बेच पाएंगे? चांसेस हैं बिक जाएगा, चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केट भी प्रोडक्ट सेम बेच रहे हो, तो रेट का डिफरेंस कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो वहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा रहेगी, आपकी कम हो जाएगी, कोई कंपटीशन आ जाएगा। तो हमेशा वो प्रोडक्ट बेचो जो मार्केट में कोई और नहीं बेच रहा है। यही कारण है श्रीवास्तव जी, जब हम सोलर बेचते हैं तो आपने देखा होगा कि हम पैनल कोई और, इन्वर्टर कोई और, वायर कोई और, जिससे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाए और हम अपनी मर्जी के रेट मांग सके मार्केट में। अगर हम भी सब वही बेचेंगे जो मार्केट में सब बेच रहे हैं, तो फिर हमें भी रेट वही देने पड़ेंगे जो मार्केट में दे रहे हैं, फिर बचेगा कुछ नहीं। ऐसे ही ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट एक थ्योरी है कि कभी भी वो मत बेचो जो सब बेच रहे हैं, चाहे उसके अंदर एक तिल बना दो, कुछ तो अलग करो, उसे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करोगे तभी कमा पाओगे, वरना कमा ही नहीं पाओगे बिजनेस में। तो आपने भी ये चेक करना है जो कंपनी बेच रही है क्या वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है या वो ये जो सब बेच रहा है। अगर जो सब बेच रहा है फिर तो कंपनी कमा ही नहीं पाएगी, बेकार है उस कंपनी में काम करना, उस कंपनी में पैसा लगाना बेकार है। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो फिर आप कमा लोगे। अगर मैं इतने छोटी एज में बिना किसी सहारे के अगर मैं बढ़ रहा हूँ ना, उसका कारण ये है कि मुझे बिजनेस करना बड़े अच्छे से आता है। और मुझे बिजनेस करना इसलिए अच्छे से आता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। जब आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ ना, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल अपनी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसी का देता हूँ। तो अगर मैं कभी कुछ गलत कर भी रहा होता हूँ तो आप लोगों को एग्जाम्पल देते समय मुझे वो बात समझ में आ जाती है कि मैं स्टूडेंट्स को तो बता रहा हूँ ऐसे करना चाहिए, खुद कर नहीं रहा हूँ। तो फिर अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, अपने बिजनेस में वो गलती को ठीक कर लेता हूँ। यही कारण है कि मैं जिस भी बिजनेस में हाथ डालता हूँ मुझे प्रॉफिट आ ही जाता है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। ठीक, तो आप लोगों को भी अगर इस पढ़ाई को ध्यान से समझोगे और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आप भी प्रॉफिट में ही रहोगे। पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आप सही तरीके से कर रहे हो। जी दिनेश रावत जी, आप बोलिए। सर जैसे आप कह रहे हैं कि सोलर का बिजनेस इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ देगा, तो सर कब तक चांसेस है इसके एक अच्छी ग्रोथ देने के? 10 साल 20 साल के आसपास? 25-30 साल लग रहे हैं। 25-30 साल लग रहे हैं। सोलर का काम यूं ही चलता रहेगा इतनी डिमांड के साथ, कोई कंपटीशन नहीं आएगा इसके अंदर, कोई मार्जिन कम नहीं होगा। और 25-30 साल से भी ज़्यादा भी लग रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक और ज़्यादा कुछ आ जाएगा नया चीज़। पावर की डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। पावर की डिमांड तो बढ़नी है, लेकिन ये डोमेस्टिक पावर है। अभी हम पावर के लिए क्या कर सकते हैं, या तो कोल चाहिए, कोल हमारे देश में नहीं है, कोल हमें बाहर से लेना पड़ता है ना। टरबाइंस के लिए जो हमें चाहिए वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अल्टीमेटली एनर्जी हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो और चाहे वो लाइट हो। इलेक्ट्रिसिटी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारी ये वाली रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जो सूरज की रोशनी से है, ये हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि अगर ये हम अपने देश में बना लें तो एक तो हम बाहर वालों से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मान लो ईरान का अमेरिका से झगड़ा हो गया, अब हमारी लाइट नहीं आ पा रही वहाँ से, अरे हम तो पैसे देने को तैयार है भाई, फिर भी लाइट नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमें उन जगहों से छुट्टी मिल जाए कि कल को अगर झगड़ा तो उनके बीच में हो रहा, फंस हम गए। तो वो कह रही है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी अपने देश में ही बना ले पूरी की पूरी, हमें बाहर से लेना ही ना पड़े, तो लड़ते रहो, सिर फोड़ दो एक दूसरे का, हमें क्या। समझ रहे? तो गवर्नमेंट का फोकस हो गया इस पे कि चाहे मुझे कितनी भी सब्सिडी देनी पड़े, हमें इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाहर से बंद करना है। तो उसका एक ही तरीका है कि भैया यहाँ पर जो है आप अपना इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यू कर लो, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से निकाल लो। और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो गई तो आपको पेट्रोलियम भी बंद कर सकते हो फिर आप, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती कर दोगे, जब सारा अपने ही देश में बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोग पेट्रोल भरवाएंगे ही क्यों, और सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएंगे, तो फिर हम पेट्रोल को भी हटा सकते हैं। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती हो गई तो फिर हम घर में एलपीजी भी क्यों जलाएंगे, हम तो स्टोव जलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब लिमिटेशन है ना, किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग की लिमिटेशन है। तो सर बैटरी डबल लगा देंगे ना। अच्छी से अच्छी गाड़ी भी 400-450 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जा रही। नहीं, आप गाड़ी थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, आप उसमें डबल बैटरी लगाइए, 800 किलोमीटर चलेगी। दिक्कत यह है कि आप उतनी बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं कि नहीं। दूसरा, अगला जो मैं बता रहा हूँ सोलर से अलग, जो अगला नई चीज आने वाली है जिसमें मोटा पैसा है, मतलब 1 करोड़ कमाना चुटकी बजाने का, और मैं कर रहा हूँ वो काम शुरू, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता हूँ हर काम की। तो जो किसी को भी नहीं पता, अभी तक किसी के मन में नहीं आया, सोलर से 10-20 गुना बड़ा बिजनेस है। मैं कर रहा हूँ, फैक्ट्री डाल रहा हूँ, उसके अगले साल से पहले शुरू कर दूंगा फैक्ट्री। देख लिया मैंने जगह कैसे कहाँ बनाना है, सब सोच लिया है, और जल्दी ही शुरू करूंगा, 2 महीने के अंदर अंदर कर दूंगा, फिर उसकी फ्रेंचाइजी भी दूंगा, और वो सोलर से रिलेटेड ही काम है। तो सोलर से भी 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा बैटरी में। और बैटरी भी कौन सी? लिथियम बैटरी।
लिथियम बैटरी में कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरे देशों से चाइना के लिथियम के सेल इंपोर्ट करो, उन्हें असेंबल कर दो, असेंबल करके बन जाती है बैटरी और बेच दो, 40% का मार्जिन है। तो मैं लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग जल्दी ही शुरू करूंगा, और अगर कोई बंदा पैसा लगाना चाहता हो लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में, लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई बंदा मेरे साथ करना चाहता हो मिलके काम, तो हम उसे अपनी फ्रेंचाइजी दे देंगे। हाँ, लेकिन उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 60 लाख रुपया है। 1 करोड़ की मिनिमम है, लेकिन हमने 60 लाख कर दिया। अगर आप 60 लाख रुपए दे दोगे तो आप मेरे साथ पार्टनर बन सकते हो, और अगर आप 20 लाख रुपए दे दोगे तो आप मेरे साथ फ्रेंचाइजी बन सकते हो। ये मैंने बैटरी के लिए बोला है, और ये अभी कम इसलिए है क्योंकि अभी मैंने शुरू नहीं की है। जिस दिन मेरी फैक्ट्री शुरू हो गई फिर मैं 1 करोड़ से कम फ्रेंचाइजी भी नहीं दूंगा, पार्टनर को तो भूल ही जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते जो आप प्रैक्टिकल और मेरे से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हो ना, तो कहीं और चली जाती है हमारी नाव। आगे बढ़ते हैं जी, नहीं तो कोर्स नहीं हो पाएगा। क्वेरी बोलिए जी, बोलिए दिनेश जी। तो सर आने वाले वक्त में अगर कोई 4 व्हीलर परचेसिंग करने का प्लान कर रहा हो तो उसको ईवी में ही लेना चाहिए, फिर डीजल पेट्रोल का तो मतलब ही नहीं बनता पेट्रोल। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई ने भी 5 दिन पहले ही गाड़ी लिया, डिजायर, वो स्विफ्ट 7.5 लाख रुपए की। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ उसने ली क्यों, लेनी नहीं चाहिए थी। देखो, चाहे थोड़ा रुक कर ले लेना, लेना ईवी ही, मतलब और 2 साल में ईवी के रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी में बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है अगले 2 साल में। जैसे गवर्नमेंट का फोकस अभी तक सोलर पे था ना, सोलर पे से फोकस कम नहीं कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अब बैटरी पे ला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बना ली, रखेंगे कहाँ, हाथ में थोड़ी रखेंगे, तो उसके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट का भी स्टोरेज सिस्टम पे फोकस है कि हम अपने घर में, अपने इंडिया में ग्रिड बना लें बड़ी बड़ी, कि जिसमें 100-200 मेगावाट बिजली स्टोर की जा सके और हम भी लोगों को एक्सपोर्ट कर सके। हम बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उसकी ग्रिड तो बनानी पड़ेगी, जिसे स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट स्टोरेज से BMSS, बैटरी मैनेजमेंट स्टोरेज सिस्टम BMSS, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस पे। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी अनाउंस करेगी। तो जिस बंदे ने अपनी फैक्ट्री पहले ही लगा ली होगी उसके बारे में आ रहे हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी अनाउंस करने पे लगाएगा तो भैया फैक्ट्री चलने में 1 से 1.5 साल लगता है, तब तक तो अरबों खरबों अंदर हो जाएंगे। एक एक करके क्वेरी ले लेते हैं। दिनेश जी, आपकी क्वेरी हो गई? सर एक लास्ट क्वेरी थी, तो सर जो अभी जो पेट्रोल की गाड़ियां बिक रही है तो फिर इनकी रेट कम होनी चाहिए, फिर तो इसे उल्टा और बढ़ रही है। सर बढ़ इसलिए रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर और चीजें बढ़ा दी है, लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, और बाद में जितनी भी पेट्रोल वाली गाड़ियां है ना, ये ईवी में चेंज हो जाएंगी। इसके अंदर से पेट्रोल का इंजन निकल जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंजन लग जाएगा, वो सब होएगा आगे आगे। गवर्नमेंट एक किट निकाल लेगी आप लोगों के लिए और कहेगी भैया कल से पेट्रोल मिलना बंद, अगले या फिर अगले 3 महीने बाद पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, अपनी सभी गाड़ियों को ईवी में चेंज करा लें। ऐसा कुछ सिस्टम निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि पेट्रोल की, जिसने पेट्रोल की गाड़ी खरीदी होगी वो बेचने, वो थोड़ी फेंक देगा उसे। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, हाइब्रिड सिस्टम लाएगी आपके लिए, है ना। पेट्रोल तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को हटाना ही है, आने वाले 3 या 4 साल के अंदर अंदर पेट्रोल बंद कर देगी गवर्नमेंट। डीजल चलता रहेगा, क्योंकि डीजल जनरेटर के लिए है। हाइड्रोजन वाली कार भी आने वाली है सर, सब कुछ आने वाला है, वो सब मतलब वो पेट्रोल के अलावा। तो सर डीजल महंगा होगा, डीजल की कारें महंगी, डीजल भी महंगा होगा, डीजल की कारें भी महंगी होंगी, लेकिन डीजल बंद नहीं होगा, क्योंकि डीजल आपके जनरेटर में चलता है, और जब तक इनके पास बैटरी मैनेजमेंट स्टोरेज सिस्टम नहीं हो रहा है इंडिया में ज़्यादा, तब तक जनरेटर बंद नहीं हो सकते। और जिस दिन बैटरी का सिस्टम बन गया उस दिन जनरेटर भी बंद हो जाएंगे, तब डीजल भी बंद हो जाएगा। हमने एक बारात घर में भी सोलर लगाया है, उसका 1 लाख रुपए महीने का बिल आता था। हमने उसे कहा भैया 100 किलोवाट का सोलर लगा लो, उसने लगा लिया। अब उस बारात घर में बारात आया, जो मर्जी है, उसे जनरेटर नहीं चलाना पड़ता और ना लाइट का बिल आता है। 100 किलोवाट का कितना खर्चा लगा सर? 100 किलोवाट का हमने उससे लिया 40,000 रुपये किलोवाट, 40 लाख रुपए सर। भाई 1 लाख रुपए महीना बिल आता था, 40 ही लाख तो लगे, 40 महीने में पूरे हो जाएंगे, लेकिन 30 साल तक फ्री हो गया उसका। और जब लाइट नहीं आ रही होती थी तब उसे डीजल भी चलाना पड़ता था, उसे 1 लाख रुपए से अलग भी। अब उसका डीजल भी बच रहा है, 1 लाख रुपये महीना भी बच रहा है, तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये महीना बच रहा है उसका। उसके पैसे तो 25 महीनों में पूरे हो जाएंगे जी। इसके बाद आलोक बंसल जी क्वेरी लीजिए।
अनम्यूट की ये हाई स्विचिंग कॉस्ट। हाई स्विचिंग कॉस्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी किसी तरीके से काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्शन तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी चीज पे स्विच करना है तो उसमें स्विचिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है मान लो, तो आप कर ही नहीं पाओगे। अरे अभी तो पहले वाली कमाई नहीं हुई, जैसे कि 3G से 4G पे जाना, तो छोटी मोटी कंपनियां थी वो 3G से 4G पे जा ही नहीं पाई, 4G से 5G पे जा ही नहीं पा रही, तो क्योंकि अभी उन्होंने 4G के स्पेक्ट्रम के पैसे तो कमाए नहीं थे, इतने में 5G भी आ गया। कहाँ से 5G खरीद देंगी, पैसे कहाँ से लाएंगी? तो अगर किसी कंपनी की हाई कॉस्ट है स्विचिंग कॉस्ट, तो फिर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएगी बार बार, फिर वो छोटी कंपनी मर जाएगी और बड़ी कंपनी चल जाएगी। यही हुआ हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, 40-50 बंदे थे, छोटे छोटे खत्म हो गए, 3 बड़े बचे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट हाई थी। हर चीज़ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब हम जियो पढ़ लेते हैं, जियो का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा जियो में क्या हुआ था। इंडस्ट्री ओवरव्यू लिया मैंने। मेजर प्लेयर कौन थे भैया? एक तो रिलायंस जियो था, एक भारतीय एयरटेल था, एक वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल। ये 5-6 तो मेजर थे, इसके अलावा 50-60 और थे छोटे छोटे जिनके नाम हमने नहीं सुने थे, डोकोमो, एयरसेल और पता नहीं कौन कौन से। ठीक है, मार्केट डायनामिक्स क्या थे? हाई कंपटीशन था, प्राइस वॉर चल रही थी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन था, एकदम से टेक्नोलॉजी बदल रही थी, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी था, 4G 5G अडॉप्शन आ रहा था, इंटरनेट ड्रिवन सर्विसेज आ रही थी। तो अब इस पे पोर्टल्स का 5 मॉडल लगा दिया हमने रिलायंस जियो पे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो पोर्टर 5 मॉडल ने क्या बोला? सबसे पहले हमने चेक करा थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसी हैं। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसी, जरा पढ़ते हैं। देखो, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा और लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ये हर किसी के बस का नहीं है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा है। ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए, हर बंदे का फोन तो आप लेके बैठ नहीं जाओगे ना कनेक्शन। और इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चाहिए भैया। 10-10 रुपये में सिम बेचने हैं, कोई नहीं बेचने का आपका सिम। तो नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने के लिए आपको कमीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको कुछ बचेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली कोई नया बंदा आने की तो सोचेगा भी नहीं, वैसे ही यहाँ मार्जिन नहीं है। तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट तो बड़ी लो थी, मतलब कि बिजनेस तो ठीक है, नया बंदा आके परेशान तो करेगा नहीं। तो चलो जियो ने क्या करा? जियो ने ये करा, जियो ओवरकम हाई एंट्री बैरियर। जियो ने क्या करा? एकदम से आया बाय लिवरेजिंग रिलायंस कैपिटल, और रिलायंस कैपिटल के पास बहुत पैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अपने होते टावर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टावर यूज करे और रिलायंस कैपिटल का पैसा यूज किया और एक नया लॉन्च कर दिया जियो। और भाई लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी सब पहले ही जानते थे रिलायंस को। जब रिलायंस को सब पहले ही जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं आई उसे, और उसने उठा के एकदम से जियो लॉन्च कर दिया, और बहुत कम रेट में लॉन्च करने की वजह से बाकी सबको वो खाने लगा। इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट डेटा, उसने पहली बार लो कॉस्ट डेटा इंट्रोड्यूस करा, फ्री वॉइस कॉल सर्विस दी और अट्रैक्ट कर दिया मिलियंस ऑफ यूजर को 2 ही दिन में। पहले दिन जिस दिन लॉन्च हुआ सबने उसी दिन अपना पोर्ट कर दिया रिलायंस में। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वहां पर मॉडरेट थी। सप्लायर कौन है? जिससे वो अपने प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब अगर उसे स्पेक्ट्रम खरीदना है, अगर उसे कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, सर्वर खरीदना है, तो वहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसी थी, जरा ध्यान समझिएगा। लिमिटेड सप्लायर थे, बहुत ज्यादा सप्लायर तो है नहीं टेलीकॉम इक्विपमेंट के, जैसे नोकिया है, एरिक्सन है और हुवाई है, इनसे वो अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाई डिपेंडेंसी 3-4 पे ऑन स्पेक्ट्रम अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिस रेट पे स्पेक्ट्रम देगी आपको लेना पड़ेगा। स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सप्लायर कैन बी हाई। अगर आप अपना सप्लायर बदलोगे, पहले आप नोकिया से ले रहे थे, अब एरिक्सन से लोगे, तो एरिक्सन कहेगा भैया जो तुमने नोकिया की मशीन लगा रखी है उसमें मेरे वाला तो चलने का नहीं, तो पहले वो मशीन भी हटा। तो यहाँ पर अगर आप अपना सप्लायर बदलोगे तो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मॉडरेट थी, मतलब हमारी मर्जी भी ज्यादा नहीं चलती थी और उनकी भी ज्यादा नहीं चलती थी। तो जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी? उसने किया नेगोशिएट बल्क कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लोबल वेंडर। उसने बहुत बड़े लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट वेंडर से नेगोशिएट किए, लोअरिंग प्रोक्योरमेंट को, इसकी उसकी कॉस्ट कम हो गई। इन्वेस्टेड हेविली इन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और उसने नया फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, और किसी पे भी डिपेंड नहीं रहा वो, उसने अपना ही बिछा दिया फाइबर। सब लोग तो उस पर डिपेंडेंट थे, इस पे टावर पे, उसने कहा टावर टूवर की ऐसी की तैसी, मैं तो फाइबर ऑप्टिक बिछाऊंगा और हर जगह पहुंच जाऊंगा, ऐसी ऐसी जगह भी पहुंच जाऊंगा जो टावर है ही नहीं। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, हैंड रेज हुआ है जी, आलोक जी बोलिए। सर ये रिलायंस जो पहले शुरू हुआ था 2002 में 3 में, वो क्यों डूबा? उसका भी तो वही थे ना, उसमें तो बड़ा पंगा है। ये तो सीता और गीता वाली बात हो गई। देखो, जो अब वाला रिलायंस है वो चला रहा है मुकेश अंबानी, और जो पहले वाला रिलायंस था वो चला रहा था अनिल अंबानी। एक ही बाप की 2 औलादे, एक का दिमाग बढ़िया एक का बेकार। सर थोड़ा संक्षिप्त में समझा दीजिए। देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन ने
बहुत प्रॉब्लम करी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या करा, रिलायंस कम्युनिकेशन के टाइम पर आपको याद होगा उस टाइम पर वोडाफोन आइडिया, डोकोमो, एयरसेल और क्या कहते हैं आपका एयरटेल, सबके सब थे मार्केट में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो उसने क्या करा, सबसे पहले तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या करा, अपने साथ एक कंपनी खरीदी जो पहले से, आपको याद है सीडीएम में कंपनी हुआ करती थी रिलायंस कम्युनिकेशन। सीडीएम में होता था, उसका सिम नहीं होता था, अलग से वो आते थे। तो उसे एक प्रॉब्लम थी कि वो हाई क्वालिटी के सेट नहीं बना पा रहा था। तो हमारे जो जैन जी थे वो कहते थे यार ये छोटे छोटे से रिलायंस के सेट क्यों रखूँ मैं। तो वो रिलायंस लेना तो चाहता था जैन जी, लेकिन उसे तो नोकिया के सेट चाहिए थे, विंडोज़ के फ़ोन चाहिए थे, एप्पल का चाहिए था। अब एप्पल के अंदर वो सीडीएम में चलता नहीं था। तो इस चक्कर में सबसे पहली दिक्कत तो यही रही कि वो पुराने वाले वर्जन पे था। तो अनिल अंबानी ने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, उसने अपना पुराना वाला वर्जन भी चलाए रखा कि जिन्हें सस्ते सेट चाहिए वो यही लेते रहेंगे, और अपना सीडीएम में भी ले लिया। अब जब सीडीएम में वो दोनों चलाए तो उसके पास दो कॉस्ट हो गई, और वो दो कॉस्ट वो निकाल नहीं पा रहा था। तो एक गलती तो उसने ये करी कि उसने दो चला के रखा। उसे अपना पुराना बिजनेस कहीं पर बेच देना चाहिए था कम ज़्यादा करके, और नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी जीएसएम में, जीएसएम सिम वाले में। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने दो चलाए। चलो दो चलाए तो चलाए, लेकिन फिर सर्विसेज नहीं दे पाया। और उस टाइम पर एयरटेल ने उसे टेक ओवर कर लिया। एयरटेल आ गया, फिर उसके बाद डोकोमो आ गया, है ना, उन्होंने उसे टेक ओवर कर लिया। एयरसेल आ गया उस टाइम पर, अगर आपको याद हो तो, जैसे जियो ने काम किया था ना फ्री में देने का, ऐसे उस टाइम पर एक एयरसेल कंपनी आई थी, उसने भी फ्री में बांटे थे अपने सिम। वो कहती थी बस मेरा सिम ले जाओ, उसमें 50 रुपये का टॉक टाइम फ्री मिलेगा। मतलब सिम भी फ्री, 50 रुपये का टॉक टाइम भी फ्री, अगले महीने फिर आओ फिर एक सिम ले जाओ, सिम भी फ्री, 50 रुपये का टॉक टाइम भी फ्री। तो जितने भी वो लड़के थे ना जिनके पास रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते थे, वो हर महीने का नया सिम ले लेते थे। हम कहते थे यार तू हर महीने नया और नंबर ले आता है, तो कहता है एयरसेल का है ना, हर महीने नया ले आता है, फ्री में हो जाता है। उसमें एक महीना फ्री होता था। मेरे कई सारे दोस्तों ने उस टाइम पर यही करा, हर महीने नया सिम। मैं नंबर सेव करता करता थक गया, मैंने हर महीने नया सिम। तो मेरा जो नंबर आज है 9259 वाला, वो मैंने बचपन में लिया था। मतलब मेरे पापा ने मुझे पहला नंबर दिलवाया था जब मैं 11th क्लास में था, और वो आज तक है मेरे पास। तो मेरा एक ही नंबर है आज तक। उसके बाद मैंने 8816 8881 वाला बाद में लिया, तो ये दूसरा नंबर है। आज तक मैंने 2 नंबर के अलावा नंबर ही नहीं लिए, और दोनों चल रहे हैं मेरे, चाहे कुछ भी होता गया। और एक और चीज़, मैंने हमेशा एयरटेल में ही चलाया शुरू से लेके आखिर तक। आज तक मेरा सिम एयरटेल ही है, और दोनों सिम एयरटेल है। बस मैं एयरटेल का पक्का जियो का फ्री वाला आपने नहीं यूज किया? नहीं, मैंने जियो का आज तक, मेरे पूरे घर में किसी के पास जियो का सिम नहीं है। अरे सर, आप तो फायदा, एक एक पैसे का फायदा देखते हैं, और 2 साल फ्री में रिलायंस दिया, फिर भी आप नहीं लिए? मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा ना बिजनेस रिलेटेड काम होता है, और जब वो रिलायंस का जियो आया था ना, उस पर कॉल ही नहीं आती थी, मुझे पता था। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था भाई, 500 महीना खर्च कर लूंगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था कि मेरे पास कॉल ही ना आए। मेरे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो नहीं करा उससे ट्राई। हालांकि मेरे जितने जानकार थे सब ने जियो का सिम ले लिया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये, एक तो मैं नया नंबर नहीं ले सकता था, और मैं पोर्ट कराने का रिस्क मैंने लिया नहीं। पता चल रहा है बाद में कुछ नई चीज़ आ जाए या मेरे फ़ोन कॉल ही ना आए, तो फिर मैंने इसलिए लिया नहीं था। मेरे पूरे घर में एक भी सिम नहीं है आज तक भी जियो का। आज तक हमने जियो का सिम ही नहीं लिया है किसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर समझा दी आपकी जियो की। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, यानी कि आप लोगों की देखिए सर, हाँ जी, इसमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का मतलब क्या, यानी क्या होता है ये? तार होते हैं सर। फाइबर ऑप्टिक वो होते हैं जो केबल, जो आपके टेलीफोन के तार नहीं होते वाइट वाइट से, वो जमीन के अंदर डाल दिए रिलायंस ने पूरे देश में। पहले 2 साल से डाल रहा था, जियो लॉन्च करने से पहले ही 2 साल से वो पूरे देश में अपने जियो ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछा रहा था। क्योंकि उसे पता था जब हम टावर से इंटरनेट चलाते हैं तो उसकी रेंज कम भी हो जाती है, मौसम खराब होने पे भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप फाइबर ऑप्टिक बिछाओगे तो ना तो मौसम खराब होने से कम होगी, और वैसे तो कम होगी ही नहीं, क्योंकि वो आप तक डायरेक्ट वायर के थ्रू जा रहा है। तो उसने क्या करा, पूरे देश में तो फाइबर ऑप्टिक बिछाई, फिर उस फाइबर ऑप्टिक को करा वायरलेस, और वायरलेस करके आपके घरों तक पहुंचा दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, असल में क्या होता है, हम ये इंटरनेट लाते कहाँ से हैं? इंटरनेट आता है आपके ऊपर सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट से पहले उसकी पावर कैच की जाती है धरती पे, फिर धरती पे जो पावर कैच की गई उसे अलग अलग पहुंचाया जाता है। अब अगर मान लो ऊपर से 100 मेगावाट, 100 क्या बोलते हैं उसे स्पीड को, MB का 100 MB की स्पीड आ रही है, तो वो आप तक जाते आते आते 20 MB रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो आई थी तिरुवनंतपुरम में, आप बैठे हो यूपी में, तो उसे 100 मेगावाट 100 MB की स्पीड को 100 MB रखने के लिए इसने क्या करा, ऑप्टिक फाइबर में, इसमें स्पीड कम नहीं होती ऑप्टिक फाइबर में, तो अगर 100 MB ऊपर से आई तो 100 MB रहती है। फिर उस 100 MB को इंडिया में लाके, यूपी में लाके, यूपी के सहारनपुर में लाके, सहारनपुर के सबको दे दिया। तो और कंपनियों को जहाँ 100 MB को करते 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 20 MB रह जाती है, तो उनकी कॉस्ट 5 गुना बढ़ जाती है। रिलायंस की कॉस्ट उतनी की उतनी रहती है, 100 MB लाके 100 MB रखता है उसे।
तो उतने ही खर्चे में वो 100 MB की स्पीड दे देता है, बाकी कंपनी उतने खर्चे में 20 MB की स्पीड दे पाती है। तो इसलिए हाईएस्ट फास्टेस्ट नेटवर्क जो रिलायंस ने बनाया अपना, वो फाइबर ऑप्टिक की वजह से है। और अब बाकी कंपनियां भी रिलायंस को किराया दे रही हैं, तो रिलायंस किराए पे भी चला रहा है अपनी फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो आपकी नॉलेज बड़ी कम है अगर फाइबर ऑप्टिक भी नहीं पता। और चीजें भाई न्यूज़ पढ़ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, दिन में 4-5 घंटे पर न्यूज़ देख लो जो चैनल मैंने बताए हैं। जितनी नॉलेज मुझे है ना उतनी आपको हो जाएगी। मेरी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल की वजह से है, पढ़ाई की वजह से कम और न्यूज़ चैनल की वजह से ज़्यादा। जब न्यूज़ चैनल पे आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे गूगल पे सर्च करके समझ लो, वहाँ भी समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करके समझ लो। न्यूज़ चैनल जरूर सर है। केबल टीवी तो इस सबके घर में होगा सर। केबल टीवी पहले केबल से चलता था, उसमें लॉस अधिक होता है, और फाइबर कैप्टर में लाइट के हिसाब से जाता है, इसलिए इसमें लॉस कम होता है, हाँ। और ये सस्ता होता है इसीलिए। हाँ, और केबल के केस में आपको क्या करना पड़ता था, केबल बिछानी पड़ती थी। फाइबर के केस में आपने फाइबर जमीन के अंदर गवर्नमेंट से जोड़ के बिछा लिया है, तो वो एक बार का खर्चा हुआ, लेकिन वो कई साल के लिए फायदा हो गया। और क्योंकि वो जमीन के अंदर है तो खराब भी नहीं होगी, उसे इस तरीके से बिछाया गया है कि उसकी लाइफ 100 साल है। 100 साल तक आपकी फाइबर केबल खराब नहीं होंगी। बहुत मोटा पैसा खर्च किया रिलायंस ने, लेकिन बिल्कुल ही डेटा का हिसाब ही बदल दिया। कोई और कर ही नहीं सकता था इतना पैसा खर्चा। चलिए जी आगे बढ़ते सबसे हैं। टाटा भी किया है सर, समुद्र में जो भी लाइन गया वो टाटा का उसका मेजर शेयर है। हाँ, सब कर रहे हैं अपनी अलग अलग जगह पर, लेकिन रिलायंस ने जो इंडिया के में किया वो ज्यादा किया, टाटा ने बाहर के लिए किया, क्योंकि उसकी सब्सिडरी कंपनी टाटा बाहर ने है। जो किया है, टाटा BSNL ही तो था। BSNL को टाटा ने BSNL किया। में टाटा पूरा एकदम हाई ये कर रहा है। नहीं, टाटा अलग है, BSNL अलग है, अलग अलग है बिल्कुल। मैं BSNL नहीं कह रहा हूँ साहब, विदेश संचार निगम हाँ, लिमिटेड। VSNL एक कंपनी थी जिसे टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। टाटा ने टेक ओवर किया 2003 में। हाँ, और डोकोमो भी उन्होंने ही करा और एयरसेल भी उन्होंने ही करा, और सब मिलजुल के टाटा बन गई और उसके बाद बंद हो गई। आजकल ये मोबाइल फोन तो चल नहीं रहे इनके, हाँ, लेकिन ये इंटरनेट सर्विसेज दे रही है टाटा के नाम से। BSNL भी नहीं, डोकोमो सर, डोकोमो टाटा का नहीं है सर, वो जापान का, और अभी भी इनका 420 करोड़ का केस चल रहा है, वो टाटा को मिलने वाला, क्योंकि जापान ने वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, डोकोमो को भी टाटा ने टेक ओवर किया बाद में, और एयरसेल को भी टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। सब टाटा में मिल गए थे और डोकोमो के नाम से कंपनी बनी थी। फिर वो जो डोकोमो की कंपनी थी उसने अपना जो सब्सक्राइबर बेस था वो यहाँ पर आपने एयरटेल को बेच दिया था, और अपने आप कहा था कि अब हम वॉइस सर्विसेज नहीं देंगे, मोबाइल फोन के सिम नहीं चलाएंगे, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज वो आज भी दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां उनकी जो इंटरनेट सर्विसेज दे रही है इंडिया में भी, और वो रजिस्टर्ड भी है। नाम देखो कि मैं बता दूंगा सर्च करके आपको। चलिए थोड़ा सा जियो के बारे में पढ़ लेते हैं, वरना ये चैप्टर में ना जियो का जो मजा है ना वो खत्म हो जाएगा। तो हमने जियो के बारे में बताया क्या कि सर, एक तो जियो के बारे में बताया सर, एक तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मॉडरेट है इसके अंदर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आने की वजह से आप धमकी भी दे देते थे कि भाई तू ढंग से नहीं लगाएगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये बहुत ज्यादा हाई थी, हाई होने की वजह से जियो ने इसका भी फायदा उठा लिया। क्या उठाया, उसने कहा प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर थे, मल्टीपल ऑप्शन थे उनके पास, तो वो कह रहा था एक तरीका तो यह है कि मैं सस्ता सिम देता, और एक तरीका यह है मैं फ्री में सिम दूं। उसने कहा अगर सस्ता दूंगा तो लोग भी सस्ता कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, उसने फ्री में सिम देना शुरू कर दिया। फ्री में क्या तुम क्या ये भी दोगे भाई, सिम भी ले लो और 10 रुपए भी ले लो, ऐसे थोड़ी करेगी कोई कंपनी। तो उसने काम ही ऐसा करके दिया कि वो जैसे ही आया नंबर 1 पे आ गया अपने आप ही, वरना नंबर 1 पे आने में 20 साल लग जाते हैं लोगों को। तो जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने कहा था फ्री डेटा दूंगा, वॉइस सर्विस इनिशियली फ्री में दूंगा, रिड्यूसिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इससे क्या हुआ, कस्टमर उसे फ्री में मिल गया एकदम से। क्रिएटिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन बाय बंडलिंग कंटेंट एंड डिजिटल सर्विस, उसने ये सब तो दिया ही दिया, साथ में कहा मेरा रिलायंस जियो भी लगाओ, रिलायंस जियो का वो भी लगा लो, टीवी वो भी फ्री दूंगा। ऐसे करने से उसने वहां से भी पैसे ले लिए, और अब उसके बाद सबसे पैसे ले रहा है। 2 साल तक तो मजा दिया सबको, अब कह रहा लाओ पैसे दो, अब तो रिचार्ज के पैसे भी बढ़ा रहा है। जी बंसल जी, आपकी क्वेरी बोलिए। तो ये बायर्स का जो आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं बार्गेनिंग पावर में, वो तो कहीं भी पोर्ट कर ले, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सीमलेस सर्विस अक्रॉस इंडिया दे सके। किसी की सर्विसेज कहीं पर स्ट्रांग है, किसी की किसी रीजन में, अक्रॉस इंडिया सर्विस कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए बायर के पास अगर पावर भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, बायर ऐसा करता है कि जब वो यूपी में आता है तो अलग कंपनियां खरीद लेता है, जब महाराष्ट्र में जाता है तो एक और सिम ले लेता है, 2 सिम रखता है।
तो 2 सिम वो अलग अलग कंपनी के रख ही इसलिए रहा है। अगर एक ही कंपनी अपनी सर्विस बढ़िया कर ले तो एक ही का चलेगा ना। लेकिन मैं फिर भी कहूँ तो एयरटेल की सर्विस लगभग सब जगह पर सही है, और रिलायंस की भी, जियो की भी सब जगह पर ठीक है। हाँ, एक टाइम था रिलायंस, ये BSNL और एयरटेल बेस्ट सर्विसेज थी, हाँ, आज भी जो बढ़िया। अक्रॉस इंडिया चलती थी। यही कारण है मैंने एयरटेल आज तक रखा हुआ है, मुझे पता है हर और जगह चलती है। एयरटेल की आपकी आवाज रुक गई है, पाउज हो गए आप। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स वाले जम्मू कश्मीर हो, वहां पर कुछ एरियाज में एयरटेल नहीं चलेगा, वहां पर BSNL ही आएगा। हाँ, चलिए जी बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिलायंस के बारे में पढ़ के बाद आज इतना ही रखेंगे, लेकिन ये चल नहीं रहा था, अब चला। हाँ, तो ये कह रहा है एग्रेसिव प्राइसिंग से जो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गई मार्केट का इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब हो गया। फोर्स्ड कॉम्पिटिटर आ गए टू कट द प्राइस एंड इंप्रूव सर्विस ऑफरिंग। उनने फोर्स कर दिया अपने कॉम्पिटिटर को कि तुम भी प्राइस कट करो और सर्विस ऑफरिंग भी बढ़िया करो। कंसोलिडेशन ऑफ वोडाफोन और आइडिया निमट गए, वॉज अ रिस्पॉन्स टू जियो अग्रेसिव एंट्री। जैसे ही जियो आया तो वोडाफोन और आइडिया निमट गए और उन्हें आपस में मिलकर कंपनी बनानी पड़ी। कंक्लूजन, इम्पैक्ट क्या हुआ, जियो की एंट्री सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड इंडस्ट्री डायनामिक। जियो के आते ही सार पूरी की पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक बदल गए, सबका डिसीजन लेने का तरीका भी चेंज हो गया। बाय लेवरेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब उसने लॉन्ग टर्म में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पूरा ही बदल दिया। ऑफरिंग डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग ले आया वो। पोर्टर्स इनसाइट क्या थे इसमें सर, हाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी थी, लो एंट्री था, थ्रेट मतलब कोई भी बंदा नहीं आएगा एकदम से, थ्रेट फ्लेवर्ड इनकम्बरेंट था, बट जियो इनोवेशन ओवरकम बैरियर एंड रीशेप द टेलीकॉम मार्केट। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, टेलीकॉम मार्केट पूरी की पूरी बदल गई जियो की वजह से। जियो ने एक्सप्लॉइट किया वीक सप्लायर को, जो छोटे मोटे सप्लायर थे ना उनकी मशीनरी सस्ते में खरीद दी, एंड बायर को कंट्रोल किया, प्राइस डिस्ट्रप्शन को यूज किया, एंड एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली टू डिटरमाइन टू डोमिनेट द इंडियन टेलीकॉम स्पेस। तो उसने इंडियन टेलीकॉम स्पेस को डोमिनेट करने के लिए ये सब किया। अच्छा, किस किस को पता है कि जियो को प्रॉफिट कहाँ से आता है? भाई आपके रिचार्ज से तो प्रॉफिट आता ही है, उसके अलावा बताओ कहाँ से आता है? जियो बताइए टीवी से आता है। विद्यार्थी जी बताइए। जियो का कनेक्शन अधिक है सर, एक नंबर तो वो हो गया कि उसका कस्टमर बेस अधिक है। हाँ, रिचार्ज से तो आ रहा है, और रिचार्ज हो गया। दूसरे नंबर क्या है कि वो जितनी भी इंफोमेट कंपनियां हैं, चाहे वो टीवी देखिए या मोबाइल देखिए, वहां पर भी उसके ऐड आ रहे हैं, उससे वो कमाता है। ठीक है, ऐड से रिवेन्यू आता है जो उसके जियो टीवी पे आप अगर आप जियो टीवी आपने लिया है तो जो उसका ऐड का पैसा आता है वो फिर आता है जियो के पास। चलो, और सिर्फ जियो टीवी ही नहीं सर, अभी आप मोबाइल पर भी कुछ दे रहे हैं तो जो ऐड आता है, हाँ, अब वो छोटा छोटा उसका भी वो शेयर लेता है, जिस हाँ, कंपनी हाँ, का हो, चाहे बिल्कुल। वोडाफोन का है तो वोडाफोन लेता है, ये है तो इसका। क्योंकि इसको फायदा अधिक इसलिए होता है क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इसका अधिक है। और बस 2-3 ही चीज तो होता है सर। अच्छा, और एक क्या बात होता है बताओ, अगर जियो सर ने, टावर मैं एक मिनट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, अगर जियो जब नया नया आया था, जब उसने फ्री में सिम बांटे, फ्री में कहा कॉल कर लो, फ्री में कहा इंटरनेट चला लो, फ्री में टीवी देख लो, सब कुछ फ्री में कर दिया था, तो जब फ्री में किया तो उस टाइम पर तो पूरा लॉस ही कर रहा हो, कहीं से पैसा आ रहा था उसके पास? बिल्कुल, पैसा तो आ ही रहा था ना सर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक चीज सस्ता ये क्या कर लिया था कि इंडिया में जियो ही लाया जो अपना अंगूठा लगाइए और आपका पूरा डेटा मिल जाएगा। इसीलिए उसको सब जगह जाने की जरूरत नहीं थी, अपना पैन कार्ड ले जाइए और अंगूठा लाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितना आपका डाटा है उसका हो जाता था। तो वहां से वो पैसा तो लेता ही था। नहीं, पैसा कैसे मिलेगा उसे? वो 50 रुपया लेता था सर 50 शुरुआती दौर में। टावर शेयरिंग जब वो कनेक्शन देता था ना सर, तो उसके जो दुकान होते थे वहां पर जाइए और अंगुलियों के निशान लेते थे, सब लेते थे, और उसके बाद वो मिलता था, कार्ड घर पर आता था, 50 रुपया लेता था। तो और बाकी सुविधा फ्री थी 2 साल तक। आप कॉल कीजिए, वॉइस कॉल कीजिए, जो भी देखिए वो सब सुविधा फ्री थी। लेकिन कनेक्शन मान लीजिए वो जो उसके पास 50 4 रुपए करोड़ लेते, मैं आपको बता देता हूँ, वो जो 50 रुपए लेते थे ना, वो कॉस्ट हाँ। थी। जो बंदा आपके घर पे आके सिम दे के जा रहा है उसे कौन देगा पैसे? तो वो उनकी कमाई थी। 50 रुपए के लिए तो आते थे, तो वो 50 जी, रुपए जी, जियो जी। को नहीं मिल रहे थे, वो 50 रुपए तो बीच वाले बंदे ने खा लिए। भाई जो सारा काम कर रहा है कंपनी की तरफ से सिम दे रहा है आपको, लाल हुआ के कंपनी ने फ्री में सिम दिया, सब कुछ फ्री में दे दिया, तो पार्टी कहती थी हमें क्या मिलेगा जी?
तो कंपनी कहती थी नहीं, भैया तू कंपनी फ्री में सर नहीं भेजती थी सर, हाँ। कंपनी के दुकान में जाना पड़ता था। हाँ, तो वो जो 50 रुपए था वो उस दुकानदार और जो सिम वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा था बस वो है, कंपनी को उसमें से कुछ नहीं अच्छा। बचता था, कंपनी तो नुकसान में ही थी। अच्छा मैं आपको अगर अच्छा। कहूँ कि जब जियो ने जब ये फ्री वाला ऑफर लॉन्च किया तो जियो ने हाँ। उसमें भी आपसे कमा लिया था और बहुत मोटा कमा लिया था, मतलब कई करोड़ रुपए का फायदा हुआ था जियो को उस साल, पहले ही साल। अगर हाँ। किसी के पास वो हो तो बताना मुझे। आशीष जी आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो टावर वाली कंडीशन बता रहा था, क्योंकि टावर का तो ऐसा था ना कि वो रेंट रिसीव हो रहा था उस टाइम में भी। नहीं, उस टाइम तक तो फाइबर ऑप्टिक बिछाई थी, फाइबर ऑप्टिक का रेंट उसे बाद में हाँ। मिलना शुरू हुआ, अभी नहीं। ठीक है, जब लोगों ने Okay. उस पर धीरे धीरे 5G पे आए तब लोग किसी ने फाइबर ऑप्टिक किराए पे ली, किसी ने, लेकिन जब जियो नया नया आया था तो उसका कोई रिवेन्यू किसी से नहीं था उस टाइम तक। उस टाइम तक तो ऐड भी वो फ्री में चलाता था, क्योंकि उस टाइम तक उसके टीवी किसी ने लगा ही नहीं रखे थे, तो कोई उसके ऐड हाँ। क्यों देगा, उस टाइम ऐड का भी उसका रिवेन्यू नहीं था। तिवारी जी आप बताइए क्या इनकम हुई होगी जियो को जो उस टाइम पर उसने बहुत पैसा कमाया था? सर ऐसा होता है, जो प्लान और स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें इनकम ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। जियो ने सबसे ज्यादा कस्टमर तोड़ने की जो प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि 7-8 साल तक गवर्नमेंट इनसे टैक्स नहीं लेती। जब भी कोई नई कंपनी बनाते हैं तो टैक्सेशन रिबेट भी तो लेते हैं, तो जब इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कस्टमर टूट के आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी 7-8 साल के हिसाब से बनाई जाती है, 1 या 2 दिन के हिसाब से नहीं बनाई जाती है। और क्योंकि रिलायंस का एक बेस था, जियो रिलायंस की सिस्टम कंसर्न थी, तो उसके पास बेस तो उधर से आ रहा था रिलायंस की तरफ से, तो उसे पैसे की। अच्छा जहां तक नियम को तोड़वाने की बात थी, देखिए वो वैसी है अनऑफिशियली बात। अगर नियम को तोड़वाने की बात होती थी तो वो बीएसएनएल के नियम तोड़वाता था, और बीएसएनएल में अपनी गवर्नमेंट से अप्रोच करके बीएसएनएल का भट्टा बिठाने में 2003 में रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। आपने एक बात बोली कि गवर्नमेंट शुरू के 5-7 साल टैक्स नहीं लेती। अरे जब कंपनी फ्री में ही बांट रही है तो इनकम ही नहीं होगी, टैक्स कहाँ से बचाएगी? टैक्स तो तब बचाएगी ना जब इनकम हो। वो हैंड टू माउथ कंपनी थी ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी बेस थे इस तरीके के। अब ये बड़ी कंपनियां सब। आप मुझे ये बताइए, फ्री में सिम बेच के रिलायंस ने कैसे प्रॉफिट कमाया? पहले ही साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई, कैसे आई? और उस साल तक उसने पैसे लेना भी शुरू नहीं किया था। 2 साल तक तो फ्री चलाया ना, लेकिन जो 2 साल में कंपनी प्रॉफिट में थी वो कैसे? प्रॉफिट में तो कैसे आ जाएगी जब फाइबर के पैसे ही नहीं मिलेंगे 2 साल में? तो फाइबर जो उसने लगाया होगा वो भी तो उसका उसके भी पैसा पैसे गया नहीं होगा। मिले, आपसे भी रिचार्ज के पैसे नहीं लिए, फ्री में दे दिया सिम जी, जी। आपको, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में थी। बताओ कैसे? अब ये तो केवल आप ही बता मैं सकते बताऊं? हैं मैडम, हमारे हाँ, हिसाब तो से आप जरा नहीं। ध्यान से समझिएगा और मुझे सोच समझ के बताइएगा। जिसने जियो का फोन लिया है वही बता पाएगा, मैंने तो लिया नहीं था हमने नहीं लिया, हमारे घर में भी एक भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो इसलिए नहीं आप बता पा रहे। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जियो का सिम हर फोन में नहीं चलता था। जियो का सिम चलाने के लिए आपको उस टाइम पर 5G फोन लेना पड़ता था, और 5G फोन मार्केट में था ही नहीं। तो जियो ने शुरुआत में क्या कहा कि मेरे फोन लो, उसमें 1 साल का टॉक टाइम मिलेगा। मतलब उसने एक तरह से आपको फोन के पैसे लिए और टॉक टाइम के पैसे नहीं लिए 1 साल तक। तो लोगों को लगा फ्री में मिल रहा है। तो था भी नहीं सर उस समय कहाँ बिल्कुल राइट सर। तो 5G नहीं था सर, मतलब जियो का सिम किस में आया था? 4G, सॉरी 4G में आया था ना। तो 4G फोन भी तो नहीं थे ना उस टाइम, किसी भी कंपनी ने नहीं बनाए थे। तो जियो कंपनी ने क्या करा, 4G फोन भी बनाया अपनी तरफ से और कहा मेरा फोन भी लो और मेरा सिम भी लो और तुम्हारे को फ्री मिलेगा, फोन के पैसे दे दो। तो उसने क्या करा, अपने 1 साल के पैसे उस फोन की कॉस्ट में ही जोड़ दिए और वो आपको दे दिया और आपने ले लिया और ने वहां से कमा लिया। फिर उसने सैमसंग कंपनी से अपना टाई अप किया, और आपको याद होगा सैमसंग कंपनी का फ़ोन लेते समय वो आपसे पूछते थे आपने जियो का नंबर लिया है? आप कहते थे हाँ, तो आपको सैमसंग कंपनी कहती थी मैं 500 रुपये का डिस्काउंट दूंगी क्योंकि आपने जियो का सिम लिया है। फिर जियो का नंबर उसमें डाला जाता था। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जियो का सिम चाहिए होता था तो वो कहते थे आपने कोई फ़ोन खरीदा है 4G, उसका सीरियल नंबर दो। तो जब आप सीरियल नंबर देते थे तो ही सिम मिलता था, वरना मिलता ही नहीं था। तो अल्टीमेटली जियो ने कहा था कि भाई देख, मैं लाऊंगा 4G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी में एक अलग से चिप लगा दूंगा, वो किसी और कंपनी के फ़ोन में मेरा सिम चलेगा ही नहीं। तो जो बंदा मेरे से अपना फ़ोन पास करा लेगा और उसमें मेरा सिम चल जाएगा। तो अल्टीमेटली जियो ने कहा भाई देख, मेरे एक सिम बेचने पे तेरा एक फ़ोन बिकेगा और तेरा एक फ़ोन बेचने पे मुझे 2000 रुपये कमीशन चाहिए। अभी जो 2000 कमीशन है ये जियो ये सोच के कहता था कि यार अगर मैं इनसे 150 रुपये महीने का रिचार्ज कराने को कहूँगा तो ये करेंगे नहीं,
लेकिन अगर फोन पे 2000 कमीशन मिल जाए तो पूरे 12 महीने का रिचार्ज हो गया एक साथ। तो जियो ने क्या करा, अपने हर सिम पे एक फोन बिकवा दिया, क्योंकि सिम तभी चलेगा जब फोन होगा आपके पास। तो अल्टीमेटली आपने सिम खरीदा तो फोन भी खरीदा, और सिम आपको तभी मिलता। तो जियो कहता था बस तुम फोन का सीरियल नंबर बताओ, सिम फ्री है। आप फट से बताते थे ये लो मेरे फोन का सीरियल नंबर। आपने वो फोन खरीदा किसी से भी हो, उसकी कमीशन जियो के पास पहुंच गई, क्योंकि आपने उसके अंदर जियो का सिम डाला। 2000 रुपये कमीशन जियो के पास पहुंच गई, और फोन जितना महंगा कमीशन उतनी ज्यादा। और जियो ने उस कमीशन की वजह से आपको सिम फ्री चला के रखा 2 साल तक। 2 साल में लोगों ने जितने फोन खरीदने थे खरीद लिए। अब जियो ने देखा यार कमीशन आनी बंद हो गई, लोगों के पास तो फोन पहले से ही है, सिम नया नया खरीदे जा रहे, लेकिन फोन वही चल रहा है, कमीशन ही नहीं आ रही। तो फिर जियो ने कहा अब मैं रिचार्ज लूंगा, पैसे लूंगा। फिर जियो ने आपसे रिचार्ज लिया। तब तक उसका सब्सक्राइबर बेस इतना बढ़ चुका था कि अब यार तुम्हें मना है, तुम देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो ना दो। दूसरा, उसकी जो है स्पीड नेट की बहुत ज़्यादा तेज थी, जो एयरटेल वगैरह की उस टाइम तक नहीं थी। इस चक्कर में भी लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, पैसे भी दिए और आज तक दे भी रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। दिनेश रावत जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर वो जो इनका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो यही कॉन्सेप्ट था ना?